हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोसी की आस में। आज हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको नर्वस सिस्टम का सब कुछ आ गया है और आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या कहता है? नर्वस सिस्टम जैसे कि आपको पता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। उसी टाइप से जो हमारा नर्वस होता है उसका मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वह हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। मतलब उसको एक तरह से क्या करता है? गाइड करता है। ठीक है, बिना नर्वस सिस्टम के हमारा बॉडी क्या है? कुछ नहीं है। हमारा बॉडी एक तरह से क्या है? डेड है। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम ना हो तो हमारा बॉडी क्या है? डेड है, क्योंकि आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो नर्वस सिस्टम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हमारा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक हमारा क्या हो गया? एक हमारा हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। देखो, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ये हमारा ब्रेन आता है और ये स्पाइनल कॉर्ड आता है। समझ में आ गया आपको? और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हो, ये क्या है? एक तरह का नस है। ये किससे कनेक्टेड होता है? ब्रेन से कनेक्टेड होता है और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। इनका काम क्या होता है? ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इनका काम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती हैं? ये मैसेज पहुंचाती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में कितने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है? तो हमारे बॉडी में टोटल 43 पेयर के क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम होता है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो 43 पेयर नर्व सेल के बने होते हैं। 43 पेयर ऑफ नर्व सेल होता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इतना बात समझ में आ गया आपको? जिसमें कि जो हमारा 12 पेयर होता है, ये जो 43 पेयर है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो 43 पेयर ऑफ नर्व सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा कैर्नियल नर्व और एक हमारा स्पाइनल नर्व। जैसे कि जो हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है कैर्नियल नर्व, ये क्या होता है? ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इसका क्या होता है? ये ब्रेन को क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है। और जो हमारा स्पाइनल नर्व है जो कि 31 पेयर में होता है, इसका क्या काम होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये 43 पेयर के नर्व सेल से कनेक्टेड बना हुआ होता है। कितने नर्व सेल से? 43 पेयर नर्व सेल से बना हुआ होता है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक को हम लोग कैर्नियल नर्व बोलते हैं, एक को हम लोग स्पाइनल नर्व बोलते हैं। जो हमारा कैर्नियल नर्व होता है ये किससे कनेक्टेड होता है? ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और जो हमारा स्पाइनल नर्व होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। जो हमारा कैर्नियल नर्व है ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है और जो स्पाइनल नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाता है। कैर्नियल नर्व 12 पेयर्स में होते हैं और स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा सिस्टम है वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है ना बच्चों, वो जनरली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा इनवॉलेंट्री रिएक्शन और एक होता है हमारा वॉलेंट्री रिएक्शन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन हम वैसे एक्शन को बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंट्री एक्शन इस वैसे एक्शन को बोलते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या आप सांस लेने को कंट्रोल कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। क्या अपने दिल को, क्या अपने हार्ट को ऐसा बोल सकते हो ए हार्ट आज से तुम धड़कना बंद कर दो? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा बोलोगे अगर आपका हार्ट धड़कना बंद कर दिया तो आप क्या हो सकते हो? मर जाओगे। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते। आपका इस पर कंट्रोल नहीं होता है। जो हमारा छींक आता है, क्या आपको उस पर कंट्रोल होता है? क्या नहीं होता है, कभी भी आ जाता है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल किया जाता है। मतलब जो छींक आता है आपको, हार्ट रेट, ये सब क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन का पार्ट होता है। आई होप आपको ये तीनों चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन एसएससी आरआरबी जेई ग्रुप डी के एग्जाम में केवल सेंट्रल नर्वस पढ़ना है। तो आप लोग खुश हो जाओ कि आप लोग को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है? एग्जाम के सिलेबस में नहीं है।
तो आप समझ गए, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, और ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन। क्यों? क्योंकि हम लोग को ह्यूमन ब्रेन ही पढ़ना है, तो अब हम जानते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ कुछ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन ब्रेन, जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ाई करते हो, जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। जिसमें आपको ब्रेन से संबंधित पढ़ाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जो डॉक्टर, जब आपको जैसे ब्रेन से रिलेटेड कोई तरह का प्रॉब्लम हो गया या नस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो जो डॉक्टर ब्रेन से रिलेटेड बीमारी को देखते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बीमारी को देखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ये क्या है, ये जो ब्रेन है, इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ ब्रेन क्या है, तो जो हमारा लोकेशन ऑफ ब्रेन है ना, ये हमारा क्या है, बिलो क्रैनियम है। क्या है, बिलो क्रैनियम में होता है। और जो हमारा एक क्रैनियम होता है ना, ये कितने हड्डियों से मिलके बना होता है, 8 बोन से मिलके बना होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारा जो ब्रेन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप क्यों बोलोगे कि वो क्रैनियम के नीचे है। और पूछा जाए कि क्रैनियम जो होता है कितने बोन से मिलके बना हुआ होता है, तो आप क्या बोलोगे, 8 बोन से मिलके हमारा क्रैनियम बना हुआ है। अब बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसका आखिर वेट क्या है। तो अगर बात करो मेल का, तो जो मेल होता है उनका जो वेट होता है वो 1400 से लेके 1450 ग्राम तक उनका वेट होता है ब्रेन का। अगर मैं बात करूं फीमेल का, तो उनका जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। और अगर मैं छोटे बच्चे का बात करूं तो इनका जो होता है ये होता है 300 से 400 ग्राम। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अगर मेल का बात किया जाए तो 1400 से 1450 ग्राम, फीमेल का बात किया जाए तो 1300 से 1400 ग्राम, और अगर चाइल्ड का बात किया जाए तो 300 से 400 ग्राम तक होता है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन में हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग के चारों तरफ क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। दिमाग के चारों तरफ क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं। और ये जो मेनिंजिस होता है ना, ये क्या होता है, 3 लेयर में होता है। जो हमारा ये देख रहे हो, ये जो हमारा क्या है, एक तरह का ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन देख रहे हो। और ये जो ब्रेन है ना, इसके बाहर क्या होता है, 3 लेयर होता है। देखो, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं। हमारे दिमाग के बाहर एक लेयर होता है, जिस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं। और जो हमारा मेनिंजिस है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं, एक को हम लोग एर्कोनाइड बोलते हैं, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, पिया मैटर बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ब्रेन है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। जो हमारा ब्रेन के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन देना होता है। अगर एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखो, जब मेनिंजाइटिस डैमेज हो जाती है तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, अगर ये जो आपका 3 लेयर जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, अगर ये डैमेज हो जाए तो आपको एक बीमारी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक तरह का ब्रेन में आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो थे, इसी मेनिंजाइटिस के कारण क्या हो गए थे, मर गए थे। तो आपको पता चला क्या कि हमारे ब्रेन के बाहर एक लेयर होता है जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वह जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है तीन लेयर बनाता है। एक को हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं, एक को एर्कोनाइड बोलते हैं, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, पिया मैटर बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? अगर मेनिंजाइटिस लेयर क्या होता है, खराब हो जाता है या उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, अगर आपको ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस जो डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और राजा राम मोहन का इसी बीमारी की वजह से क्या हो गया था, डेथ हो गया था। अब देखो, ये जो ड्यूरा मैटर है, ये देख रहे हो आप, ये सबसे बाहर वाला लेयर है। जो ड्यूरा मैटर होता है वो सबसे बाहर वाला लेयर होता है। जो एर्कोनाइड होता है, देखो ध्यान से समझो, जो ड्यूरा मैटर होता है ये सबसे बाहर वाला लेयर होता है, जो एर्कोनाइड होता है वो बीच वाला लेयर होता है, और जो पिया मैटर होता है सबसे अंदर वाला रहता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ब्रेन के सबसे पास में जो मेम्ब्रेन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग पिया मैटर बोलते हैं। ब्रेन के बीचों बीच जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एर्कोनाइड बोलते हैं। और जो सबसे बाहर लेयर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ड्यूरा मैटर आउटर लेयर है, एर्कोनाइड मिडिल लेयर है, और पाई क्या है, इनर लेयर है। इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है।
और जो पिया मेटर होता है इसी के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स और क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी कब होता है, सुबह के आसपास होता है। और इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा माना जाता है कि आपका ब्रेन के पास सुबह इतना एनर्जी होता है कि वो एक बल्ब को क्या कर सकता है, जला सकता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि अगर आप सुबह सुबह पढ़ते हो तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रहता है। और नॉर्मली 4 to 5% ऑफ ब्रेन ही यूज़ कर पाते हैं हम लोग जनरली। अगर आप लोग बात करो, हम लोग जो ह्यूमन होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, वो 4 to 5% ही ब्रेन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो 8-9% यूज़ कर पाते हैं। तो सोचो 4 to 5% में ही हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मरने के बाद भी हम लोग का जो ब्रेन होता है वो 5 से 7 मिनट तक क्या होता है, एक्टिव रहता है। अगर आप जब मर जाते हो तो उसके बाद भी हमारा जो ब्रेन होता है वो 5 से 7 मिनट तक क्या होता है, जिंदा रहता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। मतलब 5 से 7 मिनट के बाद हमारा ब्रेन मरता है। ठीक है, हमारे बॉडी का 20% एनर्जी कौन यूज़ करता है, तो हमारे बॉडी का 20% एनर्जी ब्रेन यूज़ करता है। ठीक है, अगर आपका ब्रेन मर जाए तो वैसे ही सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ब्रेन मर चुका है लेकिन आपका अदर ऑर्गन क्या है, काम कर रहा है। जैसे आपका हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। जिसमें दिमाग मर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में प्रतिदिन 70 से 80 हज़ार क्या आता है, थॉट्स आता है। हमारे दिमाग में 70 से 80 हज़ार क्या आता है, प्रतिदिन थॉट्स आता है। जिसमें 90% थॉट्स जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे आता है ना क्लास में, अभी आपको करवा रहा हूँ तो आपके दिमाग में रहा होगा सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, रेलवे के लिए यूज़फुल होगा नहीं होगा, एसएससी के लिए यूज़फुल होगा नहीं होगा। तो हमारे दिमाग में 70 to 80,000 थॉट्स पर डे आते हैं, जिसमें 90% थॉट्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, फैटेस्ट ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना उसके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैट्स होता है। फैट्स एक तरह का क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स है। फैट एक तरह का क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो हमारे दिमाग के पास सबसे ज़्यादा फैट होता है। फैट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे ब्रेन के पास सबसे ज़्यादा मिनरल होता है वह कौन सा होता है, तो वो हमारा सोडियम होता है। और क्या होता है, बॉडी में सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दिमाग में सबसे ज़्यादा जो मिनरल पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो वो सोडियम पाया जाता है। ठीक है, और एक बात और जान लो कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसका क्या किया जाता है, उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपका खोपड़ी काट के किसी दूसरे इंसान के खोपड़ी में आज तक ट्रांसप्लांटेशन नहीं पॉसिबल हो गया। ठीक है, इतना बात अपने दिमाग में चला गया आपको। ठीक है, एक और चीज़ जान लो, जो हमारा ब्रेन होता है ना वो 3 स्टेज में रहता है। एक तो हम लोग कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस स्टेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब आप चेतना में रहते हो। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो आप कॉन्शियस स्टेज में हो। सब कॉन्शियस स्टेज में कब रहते हो, जब आप सोते हो। ठीक है, तो सब कॉन्शियस स्टेज में आपका ब्रेन रहता है उस वक्त। और तीसरा स्टेज जो होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी। उस वक्त आपको कोई झापर भी मारेगा तो आपको क्या होगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम लोग ब्रेन को पढ़ते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारा ब्रेन है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा फोर ब्रेन, दूसरा हमारा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। ठीक है, हमारा ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है ना ये सबसे बड़ा भाग है। जो हमारा फोर ब्रेन है ना वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और जो हमारा मिड ब्रेन है ना वो क्या है, हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। और जो हिंड ब्रेन है वो बीच मतलब लास्ट वाला है। ठीक है, बीच वाला है। तो फोर ब्रेन क्या हो गया, सबसे बड़ा, मिड ब्रेन क्या हो गया, सबसे छोटा, और हिंड ब्रेन क्या है, बीच वाला है। इतना बात आपको समझ में आया। फोर ब्रेन को ही हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोन्सफेलम। मिड ब्रेन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोफेलन। और हिंड ब्रेन को ही एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बोन सेफेलन। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया।
अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, ठीक है, तो हिंड ब्रेन के बारे में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, हिंड ब्रेन पढ़ेंगे, फिर मिड ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हम लोग फोर ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये बात? देखो, अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत है कि हिंड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या होता है, तो मैं आपको एक बार इस डायग्राम से बता देता हूँ। ये जो आपका आगे वाला हिस्सा है ना, जो आपका आगे वाला हिस्सा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर ब्रेन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिड ब्रेन है। और ये जो पीछे वाला देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा हिंड ब्रेन है। आगे वाला फोर ब्रेन, ये हमारा मिड ब्रेन, और ये हमारा हिंड ब्रेन। तो चलो, आपको ये बात भी पता चल गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हिंड ब्रेन से, ठीक है। हिंड ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पोन्स वेरिलाई, मेडली ऑब्लिगाटा और सेरिबेलम, ठीक है। तो हम लोग सेरिबेलम से स्टार्ट करते हैं। हिंड ब्रेन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? हिंड ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पोन्स वेरिलाई, सेरिबेलम और मेडली ऑब्लिगाटा। तो चलिए सेरिबेलम के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पूरा पोर्शन है, ये किस चीज़ का पोर्शन है? हमारा हिंड ब्रेन का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रेन का पीछे वाला भाग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं। हिंड ब्रेन में जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये हमारा क्या है? सेरिबेलम है। ये हमारा क्या है? सेरिबेलम है, ठीक है। इतना बात आपको पता चल गया। देखो, 3 पार्ट में डिवाइड है। ये हमारा सेरिबेलम फर्स्ट पार्ट, ये हमारा पोन्स वेरुला, ये हमारा मेडली ऑब्लिगाटा। तो सेरिबेलम क्या होता है? जो हमारा सेरिब्रम है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग बोलते हैं। और जो हमारा सेरिबेलम है, यही क्या है? ट्री ऑफ लाइफ है। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। जो हमारा सेरिबेलम है, उसको हम लोग जहाँ बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन। ये हमारे बॉडी का क्या है? दिमाग का क्या है? छोटा दिमाग, इसको हम लोग बोलते हैं। और ये क्या है? ट्री ऑफ लाइफ है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे बॉडी को क्या करता है? बैलेंसिंग में हेल्प करता है, मसल मूवमेंट में हेल्प करता है, स्पीकिंग पावर में हेल्प करता है। बॉडी बैलेंसिंग का मतलब हुआ, जैसे आप अपना हाथ को अभी मान लो पेन से लिख रहे हो, तो आप पेन से लिख पा रहे हो, तो किसकी हेल्प की वजह से? सेरिबेलम की हेल्प की वजह से। अभी मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है, ये किसके हेल्प से हो रहा है? सेरिबेलम की हेल्प की वजह से हो रहा है। जो मसल मूवमेंट, जो मैं पैर को मान लो मैं हिला रहा हूँ, मसल में मूवमेंट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? सेरिबेलम की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हो, अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल का क्या कर लेते हो? कंजम्पशन कर लेते हो, तो उसका सेरिबेलम पे क्या होता है? इफेक्ट होता है या नहीं होता है? तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट होता है? सेरिबेलम पे ही होता है। इसी वजह से आपका बॉडी क्या होता है? बैलेंस बिगड़ जाता है। आप बेवरा लोग को देखते होगे, ज़मीन पे क्या होते हैं? पड़े रहते हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं सही से, ठीक है। तो स्पीकिंग पावर में भी क्या होता है? डिफेक्ट आ जाता है, मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप अल्कोहल पीते हो, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है? सेरिबेलम पे होता है, ठीक है। और थोड़ा सा इफेक्ट थैलमस पे भी होता है, ठीक है। अगर आपको सेरिबेलम पर चोट लगता है, तो आपका हार्ट फेल हो जाता है। कभी कभी आप देखे होगे कि क्या होता है कि किसी बंदे का क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह जब हुआ रहता है, तो आप देखोगे कि उसके बॉडी से एक बूंद खून नहीं निकलता है, लेकिन वो आदमी मर चुका होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसके सेरिबेलम पर क्या होता है? चोट लग चुका होता है, जिस कारण से उसका हार्ट जो हो जाता है, क्या हो जाता है? फेल हो जाता है और उसका डेथ हो जाता है। तो जो हमारा सेरिबेलम होता है ना, ये बहुत नाजुक चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको किसी के भी सर में पीछे की ओर से तो बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए। क्योंकि हमारे पीछे में क्या होता है? लिटिल ब्रेन। और ये क्या होता है? अगर इस पर थोड़ा सा भी चोट वोट लगा, तो आप मर भी सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया क्या काम होता है सेरिबेलम का? ये एक तरह से छोटा ब्रेन होता है, ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसका काम होता है बॉडी बैलेंसिंग करना, मसल मूवमेंट करवाना, स्पीकिंग पावर में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पियोगे, तो आपका सेरिबेलम पे इफेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आपके सेरिबेलम पे चोट लगेगा, तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग मेडली ऑब्लिगाटा। इसका क्या काम है? तो जो हमारा मेडली ऑब्लिगाटा है ना, ये एक तरह का वाइटल रिएक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वाइटल रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है वॉलेंट्री, देखो एक हमारा इनवॉलेंट्री रिएक्शन जो होता है, ये 2 टाइप पे काम करता है। एक हमारा होता है एसेसरी रिएक्शन और एक होता है हमारा वाइटल इनवॉलेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, एक ऐसा एसेसरी रिएक्शन का मतलब ये हुआ ना, ऐसा रिएक्शन जो अगर ना भी हो ना, तो आप मरोगे नहीं, आपको मर नहीं सकते हो, आप जिंदा रहोगे। लेकिन वाइटल इन्वेंट्री रिएक्शन का मतलब हुआ कि अगर ये नहीं हुआ ना, तो आप मर जाओगे। लेकिन इसमें आपका कंट्रोल ना इसमें है ना इसमें है। तो आपके
दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मेरा कंट्रोल किस में है। तो जो वॉलेंट्री रिएक्शन होता है ना, उसमें आपका कंट्रोल होता है। तो मेडली ऑब्लिगाटा जो है ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो इनवॉलेंट्री रिएक्शन को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एसेसरी रिएक्शन और एक वाइटल इन्वेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एसेसरी रिएक्शन और वॉलेंट्री इन्वेंट्री रिएक्शन है, ये मेडली ऑब्लिगाटा क्या करता है, कंट्रोल करता है। और एसेसरी रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें अगर ना भी हो तो आप मरोगे नहीं। वॉलेंट्री इन्वेंट्री रिएक्शन है वैसा रिएक्शन है जो अगर ना हो तो आप क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो अब हम पढ़ते हैं एसेसरी रिएक्शन क्या होता है। कभी कभी होती है, इनके ना होने से डेथ नहीं होती है। जैसे अगर आपको हिचकी ना हो तो आप मरोगे क्या, नहीं सर नहीं मरेंगे। आपको स्नीजिंग ना हो, जो आप उबासी लेते हो अगर नहीं सोते हो तो आप मरोगे क्या, नहीं मरोगे। अगर आप खराटे लेते हो तो खराटे नहीं लोगे तो मरोगे क्या, नहीं। बर्पिंग, अगर आपको डकार आता है तो आप क्या मर जाओगे अगर डकार आपको नहीं आता है तो। लेकिन डकार पे आपका कंट्रोल तो नहीं है, ठीक है। कफ, कफ जो आता है आपका उस पर कंट्रोल है क्या, ए कफ अब मत आ मुझे, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो एसेसरी रिएक्शन अगर ये ना भी हो तो आप मरोगे नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। वाइटल इन्वेंट्री रिएक्शन वैसा रिएक्शन कि अगर ये 1 मिनट के लिए भी ना हो तो आप मर जाओगे। जैसे कि रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, मान के चलो अगर आप सांस ही ना ले पाओ, आप CO2 O2 का क्या हो यही नहीं करवा पाओ, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में टूटेगा ही नहीं, तो आपका क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। हार्ट बीट, अगर आपका दिल धड़के ही नहीं, अगर आपका जो हृदय है वो हार्ट बीटिंग ही ना करे तो आप क्या हो सकता है, मर सकता है। ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब क्या है, वाइटल इन्वेंट्री रिएक्शन है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है और अगर ये नहीं होगा तो आप मर सकते हो। जैसे बहुत बच्चों को लगेगा कि डाइजेशन कैसे, आप सोचो आप खाना को क्या बोलते हो, ऐसा बोलते हो क्या, ए खाना पच जाओ, तो नहीं बोलते हो। और अगर आपका खाना नहीं पचना हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा, तो आप क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगा और आपका डेथ भी हो सकता है। तो समझ में आ गया मेडली ऑब्लिगाटा का क्या मतलब होता है। मेडली ऑब्लिगाटा जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था सेरिबेलम, सेरिबेलम लिटिल ब्रेन होता है, ये मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग को, मूवमेंट ऑफ मसल, ये सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉन्स वेरुलाई। जो हमारा पॉन्स वेरुलाई होता है ना, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का डाकिया है। जो हमारा पॉन्स वेरुलाई है ना, ये एक तरह का क्या है, डाकिया है। जैसे देखो इसका काम क्या है, पॉन्स वेरुलाई जो है ये क्या करता है, ये बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करता है किससे, ब्रेन से। जो हमारा पॉन्स वेरुलाई है ना, ये बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करता है किससे, ब्रेन से। इतना बात आपको समझ में आ गया। बॉडी ऑर्गन जो मैसेज, मान लो बॉडी ऑर्गन कुछ मैसेज भेजा तो वो पॉन्स वेरुलाई क्या करेगा, रिसीव करेगा। और अब ब्रेन, अब ये पॉन्स वेरुलाई डिसाइड करेगा कि ब्रेन के किस हिस्से को पहुंचाना है, फोर ब्रेन को पहुंचाना है, मिड ब्रेन को पहुंचाना है या हिंड ब्रेन को। आप सारे लोग जानते हो ना, जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हमारा क्या है, हिंड ब्रेन। तो जो हमारा पॉन्स वेरुलाई है ना, ये क्या करता है, बॉडी ऑर्गन के मैसेज को रिसीव करता है और ब्रेन को पहुंचाता है। और ये पॉन्स वेरुलाई डिसाइड करता है कि मैसेज फोर ब्रेन को जाएगा, मिड ब्रेन को जाएगा या हिंड ब्रेन को जाएगा। समझ में आ गया। तो जो पॉन्स वेरुलाई है एक तरह का क्या है, डाकिया का काम करता है। पॉन्स वेरुलाई क्या है, एक तरह का डाकिया का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने आपको मारा थप्पड़, मैंने मारा, आपको क्या होगा, थप्पड़ मारेगा। तो जो स्किन है हमारा क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। जैसे ही मैंने आपको थप्पड़ मारा तो ये किसके पास गया, ये सिग्नल ये पॉन्स वेरुलाई के पास जाएगा और पॉन्स वेरुलाई अब डिसाइड करेगा ये हमको ब्रेन के किस हिस्से को भेजना है। तो जब भी आप स्किन से रिलेटेड कोई भी मैसेज आता है तो उसको पॉन्स वेरुलाई फोर ब्रेन के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, फोर ब्रेन के पास भेजता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। अगर जब भी स्किन से कोई भी मैसेज आएगा तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, पॉन्स वेरुलाई के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉन्स वेरुलाई अपना क्या है, डाकिया है। तो स्किन से जो भी मैसेज आया पॉन्स वेरुलाई के पास आया और वो किसके पास गया, फोर ब्रेन के पास गया। किसके पास गया, फोर ब्रेन के पास आया। फिर मान के चलो अगर आई और ईयर से कोई भी मैसेज आया तो वो किसके पास जाएगा, पॉन्स वेरुलाई के पास जाएगा। क्योंकि पॉन्स वेरुलाई क्या है, डाकिया है। और ये किसके पास जाता है, तो ये हमारा मिड ब्रेन के पास जाता है, ठीक है। फिर हमारा हार्ट से कोई भी मैसेज आया तो वो किसके पास जाएगा, पॉन्स वेरुलाई के पास जाएगा। और पॉन्स वेरुलाई डिसाइड करेगा हमको किसके पास जाना है, तो ये बोलेगा कि हिंड ब्रेन के पास जाना है, ठीक है। तो
समझ में आ गया। अगर स्किन से कोई भी मैसेज आएगा तो फोर ब्रेन के पास, आई ईयर से मैसेज आएगा तो मिड ब्रेन के पास, हार्ट से कोई भी मैसेज आएगा तो हिंड ब्रेन के पास। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आपका हिंड ब्रेन क्या हो गया, समाप्त हो गया, जिसमें हमने 3 चीज़ पढ़ा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगाटा, पोन्स वेरुला। एक बार रिवीजन करवा दूं, सेरिबेलम को हम लोग लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेरिबेलम का काम है बॉडी बैलेंसिंग, मसल मूवमेंट, स्पीकिंग का काम है। मेडुला ऑब्लिगाटा क्या है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, ये सबको। पोन्स वेरुला क्या है, एक तरह का डाकिया का काम करता है, एक ऑर्गन से मैसेज रिसीव करता है और डिसाइड करता है कि हम ब्रेन के किस हिस्से को पहुंचाना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन का। ठीक है, जो हमारा मिड ब्रेन है ये क्या है, एक तरह का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। जो हमारा मिड ब्रेन है ये क्या है, एक तरह का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये हमारा एक तरह को क्या करता है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कितने सेंसरी ऑर्गन है हम, अच्छा बताओ हमारे पास टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन है। तो सर हमारे पास टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन है। कौन कौन सा, तो हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग और क्या है हमारा, स्किन। ठीक है, हमारा जो मिड ब्रेन है ना वो क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन कितना है, तो 5 है। कितना है, 5 है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और जो हमारा मिड ब्रेन है ना ये बस 2 सेंसरी ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको किसको, आई और ईयर को। समझ में आ गया। जो हमारा मिड ब्रेन है वो सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल तो करता है लेकिन बस 2 को करता है। किसको किसको, आई और ईयर को करता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। तो आई ईयर से जो भी मैसेज आएगा वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, तो आप लोगों को मैंने बताया था आई और ईयर क्या एक तरह का बॉडी ऑर्गन है। इसका जो भी मैसेज आएगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, पोन्स वेरुला का। और पोन्स वेरुला क्या करेगा, उसको कहाँ तक भेज देगा, मिड ब्रेन को भेज देगा। ठीक है, ब्रेन में जहाँ देखने सुनने की सेंस जो महसूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। ठीक है, और ये कहाँ होता है, मिड ब्रेन होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये हमारा कैसा होता है। तो ये देखो, ये एक्चुअली इस टाइप का ना, इस टाइप का होता है। ठीक है, देखो ये जो हमारा इस टाइप से होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ब्रेन में जहां देखने सुनने की सेंस महसूस होती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। ठीक है, और ये कहाँ होता है, तो ये हमारा ये मिड ब्रेन में होता है। ये हमारा कहाँ होता है, मिड ब्रेन में होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये देख रहे हो, ये यही है, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। और ये क्या होता है, मिड ब्रेन में होता है। ये देखो, ये मिड ब्रेन है, इसी के अंदर क्या होगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ये मिड ब्रेन में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको सुनने और देखने का क्या होता है, सेंस महसूस होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, जो हमारा इंफीरियर कॉलिक्युलस है ये क्या है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स देता है। इससे क्या होता है, जो आपका हियरिंग, जो भी आपका सुनने वाला पावर है वो कहाँ पे आता है, इंफीरियर कैलकुलस के पास। और जो हमारा विजुअल रिफ्लेक्स होता है ये क्या होता है, सुपीरियर कॉलिक्युलस के आता है। मतलब जो भी आप देखते हो, जो आपका आई है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो उसको आपको कंट्रोल करता है सुपीरियर कॉलिक्युलस। और जो आपका ईयर है उसको कौन कंट्रोल करता है, इन्फीरियर कॉलिक्युलस। इतना बात आपको समझ में आ गया कि जो आपका विजुअल इफेक्ट्स है आई उसको कंट्रोल करता है सुपीरियर कॉलिक्युलस, और जो आपका ईयर मतलब क्या है, आपका ईयर है उसको कौन कंट्रोल करता है, इन्फीरियर कॉलिक्युलस। इतना बात आपको समझ में आ गया, ये हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। लास्ट हमारा है फोर ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन है ये एक तरह का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारा फोर ब्रेन है वो एक तरह से क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। फोर ब्रेन जनरली 3 टाइप का होता है। एक हमारा पहला होता है थैलमस, दूसरा होता है हाइपोथैलमस और तीसरा होता है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, जो हमारा फोर ब्रेन है वो एक तरह का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो हमारा थैलमस होता है, अब हम लोग बात करते हैं थैलमस के। जो हमारा थैलमस होता है ना वो 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। जो हमारा पहला आई और ईयर था उसको कौन कर रहा था कंट्रोल, उसको तो अपना कौन कर रहा था, मिड ब्रेन कर रहा था। और जो हमारा फोर ब्रेन है वो 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कौन कौन सा, टंग, नोज, स्किन। ठीक है, तो जो हमारा टंग, नोज, स्किन है ये, इसका जो भी मैसेज होगा सबसे पहले वो कहाँ जाएगा,
पॉन्स वेरुलाई के पास जाएगा। पॉन्स वेरुलाई क्या करेगा, वो सारे मैसेज को किसके पास भेज देगा, फोर ब्रेन के पास भेज देगा। और फोर ब्रेन में भी कहाँ भेजेगा, थैलमस के पास भेजेगा। जो हमारा थैलमस होता है वो 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, टंग, नोज, स्किन को। इतना बात आपको समझ में आ गया। और यही हमको गर्मी, ठंड, एक्सटर्नल पेन का एहसास करता है। जैसे कि हम आपको चाटा मार दिए तो चाटा आपको स्किन पे लगा, तो ये हमको कहाँ गया, पॉन्स वेरुलाई के पास। पॉन्स वेरुलाई के पास कहाँ जाएगा, ये हमारा फोर ब्रेन के पास जाएगा। फोर ब्रेन इसको क्या करेगा, थैलमस के पास भेजेगा। और ये जो थैलमस है यही हमको क्या महसूस करवाएगा कि हमको कोई चाटा मारा है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, ये हम लोगों को क्या होता है, इंटरनल पेन फील करवाता है। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीएस्ट ऑर्गन बोलते हैं। जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, ये एक तरह का क्या है, बीजीएस्ट ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि ये हम लोग को इंटरनल पेन महसूस करवाता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है। ठीक है, जिसकी की वजह से बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, या हम लोग इसको बॉडी का थर्मामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है हम लोगों को हंगर, थ्रस्ट, मूड, स्माइल, हैबिट, एंगर, लव, हेट, फीलिंग्स को फील करवाता है। ठीक है, समझ में आया। हाइपोथैलेमस जो है वो हम लोग को हंगर, जो आपको भूख लगता है, जो आपको प्यास लगता है, जो आप हंसते हो, जो आपको गुस्सा आता है, किसी पे प्यार आता है, वो सब कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये एक तरह का क्या है, बीजीएस्ट ऑर्गन है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी वजह से। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या है, एक तरह का मास्टर ग्लैंड है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपको समझ में आ गया हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस इज बिजीएस्ट ऑर्गन। हाइपोथैलेमस को हम लोग थर्मो रेगुलेटरी या बॉडी का थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग को इंटरनल पेन दिलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेरिब्रम का, लास्ट। ठीक है, आपको मैंने थैलमस पढ़ाया। थैलमस क्या होता है, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है उसको फील करवाता है, टंग, नोज, स्किन। हाइपोथैलेमस पढ़ा दिया, ये बीजीएस्ट ऑर्गन है, टेम्परेचर रेगुलेट करवाता है। ठीक है, और हम लोगों को फीलिंग्स वगैरह फील करवाता है। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम का। जो हमारा सेरिब्रम होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हायर माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जो हम लोग पढ़ते वढ़ते हैं, जिसका सेरिब्रम अच्छा है उसका दिमाग क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हायर माइंड। ये क्या होता है, थॉट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा सेरिब्रम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, देख रहे हो, इसी टाइप से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक को हम लोग बोलते हैं हिपोकैम्पस। अभी आप ध्यान से समझो, जो हमारा हिपोकैम्पस है ना, वो हम लोग के ब्रेन का क्या है, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन है। ठीक है, अगर मैं इस हार्ड डिस्क को निकाल लूँ तो आप भूल जाओगे कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपके मम्मी का नाम है, आपको क्या करना है ज़िंदगी में। ठीक है, हिपोकैम्पस क्या है, हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क है, सारा डेटा इसी में फीड है। इतना बात समझ में आ गया। सेरिब्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक को बोलते हैं हिपोकैम्पस। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये 4 पार्ट में इस टाइप से डिवाइडेड है। ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो हमारा पहला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लोब, दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं पार्शियल लोब, तीसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल लोब और चौथे पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेटल लोब। जो हमारा पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लोब, दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं पार्शियल लोब, तीसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब, और जो हमारा चौथा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेटल लोब बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, FPTO। एफ से फ्रंटल लोब, पी से पार्शियल लोब, टी से टेम्पोरल लोब, ओ से ऑक्यूपेटल लोब। अब मैं आपको एक एक करके सारा बताता हूँ। फ्रंटल लोब क्या होता है, टेम्पोरल लोब क्या होता है, पार्शियल लोब क्या होता है, ऑक्यूपेटल लोब क्या होता है। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है ये क्या करता है, ये मेमोरी का निर्माण करता है। ये हमारा क्या करता है, मेमोरी का फॉर्मेशन करता है। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है ये हमको डिसीजन मेकिंग में सहायता करता है। जो आप डिसीजन लेते हो, जैसे आपको मैं बोला चलो शिमला घूमने चलना है, तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं जाना है, तो आपको
डिसीजन मेकिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको कौन हेल्प करता है, फ्रंटल लोब करता है। जो आपका फ्रंटल लोब होता है वो आपका पर्सनैलिटी कैसा होगा उसको डिसाइड करता है। फ्रंटल लोब आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, क्रिएटिविटी सोचने में हेल्प करता है, नया नया थॉट सोचने में हेल्प करता है। समझ में आ गया फ्रंटल लोब का क्या क्या काम है। फ्रंटल लोब एक तरह से आपका मेमोरी, जब आप कुछ भी करते हो, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप बायो पढ़ रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, फ्रंटल लोब में जाएगा। यहाँ पे मेमोरी एक तरह से क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। जैसे कि अभी आपको ये लेक्चर कंट्रोल करना है या नहीं, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया फ्रंटल लोब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी और थॉट्स। बात करते हैं पार्शियल लॉब का। जो हमारा पार्शियल लॉब है ये एक तरह से क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। जिन बच्चों का लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होता है उनका पार्शियल लॉब भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो पार्शियल लॉब के लिए कौन जिम्मेदार है, लॉजिकल। पार्शियल लॉब के लिए, पार्शियल लॉब अगर आपका अच्छा है तो क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग आपका अच्छा होगा। लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो पार्शियल लॉब जिम्मेदार है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका कैसा होगा, स्पीड कैसा होगा, डिस्टेंस, डायरेक्शन। जैसे बहुत लोगों को क्या होता है, एक बार कोई भी रास्ते से ले जाओ, जैसे मान लो आपको मैं ले गया पटना से दिल्ली ले गया, तो आपको वो पूरा रूट याद होगा। बहुत लोग होते हैं ना जिनको डायरेक्शन याद होता है, उनको मैप वैप देखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है अगर एक बार उस रास्ते से चले गए। क्यों, क्योंकि उनके पार्शियल लॉब में क्या है, वो डायरेक्शन क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। बहुत सारे लोग को देखते हो बहुत सारा भाषा बोल लेते हैं, क्यों बोल लेते हैं, क्योंकि उनके पार्शियल लॉब में वो भाषा क्या है, स्टोर है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और अगर आपके पार्शियल लॉब में कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो आपको एक बीमारी हो जाएगा। उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलेक्सिया बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक तरह का क्या है, डैमेज डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस भूल जाओगे, डायरेक्शन भूल जाओगे, तुरंत आप भूल जाओगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बात करते हैं टेम्पोरल लॉब का। तो मैंने आपको याद करो, जब मैं आपको इस टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रेन है वो 3 स्टेज में काम करता है। एक कॉन्शियस स्टेज, एक हमारा सब कॉन्शियस स्टेज। मैंने बताया था ना, आपको याद है ना कि मैंने आपको कॉन्शियस स्टेज, अनकॉन्शियस स्टेज पढ़ाया था, ठीक है। तो देखो जब हमारा ब्रेन कॉन्शियस स्टेज में होता है, ठीक है, तब जैसे अभी आप पढ़ रहे हो इसको कॉन्शियस स्टेज बोलेंगे। सब कॉन्शियस स्टेज जब आप सो रहे होते हो, तो जब सो कर उठते हो तभी ये काम करता है। जो हमारा टेम्पोरल लॉब होता है वो कब काम करता है, जब आप सो के उठते हो, ठीक है। समझ में आया, इट कंट्रोल ऑडिटरी फंक्शन, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब सो कर उठते हैं तभी काम करती है, ये गलत है। जब आप सो रहे होते हो ना, जब आप सो रहे होते हैं ना तब ये काम करता है। जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है, तब ये क्या होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। इतना बात समझ गया, क्योंकि ये क्या करता है ना, टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब में कनेक्शन करता है, ठीक है, मतलब कनेक्ट करता है, ठीक है। इतना बात आप समझो। तो मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से इस चीज़ को समझाता हूँ। जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है ना, वो क्या करता है, जब आप सो रहे होते हो, जब आप सो रहे होते हो, सबकॉन्शियस स्टेज में होते हो ना, ठीक है, तो जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है वो काम करता है और ऑक्यूपिटल लोब भी काम करता है। आप ध्यान से बने रहो, जब आप सो रहे होते हो तो आपका टेम्पोरल लोब भी काम करता है और ऑक्यूपिटल लोब भी काम करता है। जब आप सो रहे होते हो तो अगर आपको मैंने बोला हेलो उठ जाओ, तो ये क्या हो गया, एक तरह का ऑडियो आपको आया, तो ये क्या हो गया, ऑडिटरी फंक्शन काम किया, तो ये आपका टेम्पोरल लोब के पास जाएगा। लेकिन जो आप सपना देखते हो, सोते वक्त आप सपना देखते हो ना, वह कौन आपको दिखाता है, ऑक्यूपिटल लोब दिखाता है। कौन दिखाता है, ऑक्यूपिटल लोब दिखाता है। तो वही कह रहा है, सोते समय जब कोई हमारा नाम बोलता है नींद से उठाने के लिए और सपने में जो सुनते हैं वो कहाँ जाता है, वो टेम्पोरल लोब के पास जाता है। तो समझ में आ गया, जो हमारा टेम्पोरल लोब है वो तब काम करता है जब हम क्या होते हैं, सब कॉन्शियस स्टेज में होते हैं, यानी कि सो रहे होते हैं। और टेम्पोरल लोब में क्या होता है, ऑडिटरी फंक्शन, मतलब किसी का आवाज़ आपको सुनाई देगा। लेकिन ऑक्यूपिटल लोब में क्या होता है, वीडियो हम देखते हैं, मतलब चित्र आता है, सपना के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ड्रीम फॉर्मेशन, सपना का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे, टेम्पोरल एंड ऑक्यूपिटल लोब में होता है। तो आपको मैंने तीनों लोब पढ़ा दिया, चारों पढ़ा दिया, फ्रंटल लोब, पार्शियल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब। जो हमारा फ्रंटल लोब है वो क्या है, एक तरह का आपको हेल्प करता है किस में, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी में, डिसीजन मेकिंग में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी में। जो हमारा पार्शियल लोब है वो क्या करता है, एक तरह का लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जो हमारा टेम्पोरल लोब है वो क्या है, जब आप सो रहे होते हो तो आपको सुनने में हेल्प करता है। जो हमारा ऑक्यूपिटल लोब है वो आपको सपना दिखाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई होप आ गया होगा,
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रेसो स्पाइनल फ्लूइड। जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो क्या करता है, एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप सर पे बहुत कुछ ले लेते हो, जैसे कूली क्या करता है, बैग आपका लेके जाता है, तो हम उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जो क्या करता है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा जो ब्रेन है उस पर प्रेशर ना जाए। ठीक है, समझ में आ गया। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, हिप्पोकैम्पस जो होता है वो कहाँ पे होता है बताओ। हिप्पोकैम्पस जो होता है हमारा सेरिब्रम का क्या है, एक भाग है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा सारा मेमोरी स्टोर हो जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपके हिप्पोकैम्पस में प्रॉब्लम हो गया तो आपको एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनीसिया। एमनीसिया में क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। एमनीसिया में क्या हो जाता है, टोटल लॉस ऑफ बीमारी हो जाता है, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। जो हमारा न्यूरॉन है वो एक तरह का क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हमारा क्या होता है कि जो हमारा जैसे नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम किस से मिल के बना होगा, सेल से मिल के बना होगा। तो जो हमारा सेल होता है, तो कौन सा सेल जो नर्वस सिस्टम को क्या करता है, फॉर्म करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। जो न्यूरॉन होता है वो नर्वस सिस्टम का सबसे ज़्यादा छोटा सेल होता है। जो हमारा न्यूरॉन्स होता है वो हमारे बॉडी में टोटल कितना होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में क्या होता है। जो हमारा न्यूरॉन्स होता है इसका काम करता है स्टिमुलेशन का मतलब होता है मैसेज भेजना। ठीक है, जो हमारा न्यूरॉन है ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है। और जो हमारा न्यूरॉन है ये क्या है, इसके पास मिनिमम जनरेशन पावर है। अगर आपका एक न्यूरॉन खराब हो गया तो बहुत ही रेयर है कि वो दोबारा से क्या हो पाए, रीजनरेट हो पाए। इसके पास रीजनरेशन पावर क्या होता है, नहीं होता है। और हमारे पास टोटल कितना न्यूरॉन्स होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होता है। जो हमारा ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में हमारा 90% कौन सा सेल होता है, तो ब्रेन में 90% सेल जो होता है वो 90% सेल कौन सा होता है, न्यूरॉन सेल होता है। और 10% जो सेल होता है वो न्यूरोलॉजिकल सेल होता है। और ये जो 10% न्यूरोलॉजिकल सेल होता है इसके पास क्या होता है, रीजनरेशन पावर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किसके पास रीजनरेशन पावर नहीं होता है, तो न्यूरॉन सेल के पास रीजनरेशन पावर नहीं होता है। लेकिन न्यूरोलॉजिकल सेल के पास क्या होता है, रीजनरेशन पावर होता है। जो हमारा अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का, तो जो हमारा न्यूरॉन्स है, आप इस डायग्राम को बाद में देखना, मैं आपको पहले बताता हूँ। जो हमारा न्यूरॉन्स है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, एक हमारा हेड और एक टेल। देखो ये हमारा हेड हो गया और ये देख रहे हो पूंछ के शेप का है, तो ये हमारा क्या हो गया, टेल हो गया। जो हमारा हेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। उसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। उसको हम लोग वाइट पॉट के नाम से जानते हैं। जो हमारा टेल वाला पार्ट है उसको हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं या ग्रे पार्ट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा ये देख रहे हो ये सेल है, ये सेल के टाइप का, इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेड वाला भाग, न्यूरॉन्स का क्या, हेड वाला भाग। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं साइटोन। तो साइटोन क्या है, हेड वाला भाग है। इतना बात समझ में आ गया। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड है सेल बॉडी और वाइट पार्ट। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक, इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोन के अंदर क्या होता है, साइटोन के अंदर न्यूक्लियस होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी, सब कुछ यहाँ पे क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, देखो ये वाला जो हमारा है ये चांद के आकार का, चांद के आकार का, चांद के आकार का, ये देख रहे हो चांद के आकार का, चांद के आकार का, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेंड्रॉन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। जो चांद के आकार का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। इसका क्या काम है, इसका काम है ये, और ये जो है आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, डेंड्राइट्स है, डेंड्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना आपको रूट्स के तरह, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स का क्या काम है, ये मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है और फिर क्या करता है, उसको ट्रांसफर कर देता है आगे की ओर। तो समझ में आ गया,
ये हमारा क्या है, डेंड्रॉन है, और ये हमारा क्या है, ये वाला डेंड्राइट्स है। इनका काम क्या है, मैसेज को आगे की ओर भेजना। और यहाँ पे क्या निजल्स ग्रैनुअल होता है, और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। ठीक है, ये इस टाइप का, ये जो दाना इस टाइप का दिख रहा हो, इसी का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। और ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, इसका निजल्स ग्रैनुल कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे होता है। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ठीक है, आगे हम बात करें तो हम आगे हमारा क्या होता है, एक्सॉन होता है, जो क्या होता है, एक तरह का सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। कैसे होता है, तो ये देखो, ये देख रहे हो, सिलेंडर के आकार का, सिलेंडर के आकार का। तो यहाँ से अब जो भी मैसेज आएगा वो एक्सॉन के पास ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जो हमारा एक्सॉन होता है वो क्या करता है, यहाँ से जो हमारा डेंड्राइट से, जो हमारा डेंड्राइट है, जो ये डेंड्राइट है, ये जो डेंड्राइट है, ये जो मैसेज भेजता है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब का क्या है, एक्सॉन है। ये एक्सॉन अब क्या करता है, डेंड्राइट से रिसीव किए हुए मैसेज को क्या करता है, आगे की ओर भेजता है। ठीक है, जो हमारा एक्सॉन है ये क्या करता है, एक तरह से मैसेज को रिसीव करता है और आगे की ओर छोड़ देता है। क्या करता है, डेंड्राइट और डेंड्रॉन से क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और आगे की ओर छोड़ देता है, आगे की ओर छोड़ देता है। और जो एक्सॉन ये एक तरह का क्या है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। इतना बात समझ में आ गया। और जो हमारा एक्सॉन है ना, जो हमारा ये एक्सॉन है, ये देखो, ये जो हमारा एक्सॉन है ना, इसके बाहर क्या होता है, एक तरह का लेयर होता है जिसको हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं। और जो हमारा माइलिन शीट होता है ना, वो क्या करता है, वो एक्सॉन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और माइलिन के अंदर क्या होता है, स्वान सेल होता है। माइलिन के अंदर क्या होता है, स्वान सेल होता है। ठीक है, और जो माइलिन शीट होता है ये क्या होता है, इसके बाहर एक कवरिंग होता है, इसके दोनों के एक्सॉन के बाहर, ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। और ये क्या करता है, एक्सॉन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, माइलिन शीट क्या करता है, एक्सॉन को प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर क्या होता है, स्वान सेल होता है, और ये क्या करता है, एक्सॉन को प्रोटेक्शन देता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सॉन टर्मिनल का, जो हमारा ये लास्ट वाला पार्ट है, ये जो लास्ट वाला है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है, एक तरह का लास्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट दूसरे न्यूरॉन के स्टैंडिंग पार्ट में जो गैप होता है उसे ही सिनॉप्सिस गैप कहते हैं। तो देखो, जो हमारा यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो गैप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस गैप बोलते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल से यहाँ पे ये मैसेज आके क्या होता है, ये नर्व का एंड हो जाता है। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डेंड्राइट से मैसेज रिसीव, डेंड्राइट मैसेज किसको भेजता है, एक्सॉन को भेजता है। एक्सॉन यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन इस मैसेज को आगे आगे ऐसे ऐसे करके क्या होता है, फॉरवर्ड कर दिया होता है। और ये जो आप बीच में देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। इसके बाहर में ये जो मेलिन सीट है, ये मेलिन सीट लगा हुआ है, जो क्या करता है, इस एक्सॉन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया। और इसी टाइप से ये पूरा मैसेज क्या होता है, इस पार्ट से, इस न्यूरॉन से यहाँ तक आ जाता है। और इस टाइप से हमारे बॉडी में टोटल 100 बिलियंस क्या है, न्यूरॉन्स हैं। सारा सबका वर्किंग क्या है, एक ही जैसा है। ये वाला जो पार्ट है इसको हेड बोलते हैं, और ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। लास्ट हमारे चैप्टर का है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका लेंथ कितना होता है, तो उसका लेंथ होता है 43 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसके बारे में हमको फर्स्ट टाइम कौन बताया था, तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमको मार्शल हॉल जो है वो सबसे पहले बताए थे। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये बैकबोन को किससे कनेक्ट करता है, ब्रेन से करता है। और हमारे बॉडी का सेकेंडरी ब्रेन किसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, और हमारे पास टोटल स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, तो वो 31 पेयर में होते हैं। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ होता है वो 43 से 45 सेंटीमीटर होता है। तो आई होप आपको नर्वस सिस्टम प्रॉपर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है चौंकना। जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसका मतलब होता है चौंकना, और ये जो होता है नैनो सेकंड में हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि मान लो मैं आपका हाथ लिया और तावे पे जाके चिपका दिया, तो आप तुरंत हाथ ऐसे हटाओगे, तो इसी को क्या होता है, चौंकना। और इसको सबसे पहले कौन बताया था, तो मार्शल हॉल बताया था। और ये किसकी वजह से होता है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। तो ये इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। जैसे आपको मैं क्या होता है, कभी कोई देखते हो, कभी कोई आप कहीं जा रहे हो तो
आपको नैनो सेकंड में आपको ऐसा लगता है ना कि मान लो आपके बगल से कोई कार गुजरा और आप नहीं देख रहे थे तो आपको ऐसे हटोगे तो वो क्या होता है, नैनो सेकंड में होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और ये क्या होता है, बैकबोन को ब्रेन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सबसे पहले मार्शल हॉल बताए थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ वन शॉर्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको नर्वस सिस्टम का क्या है, टॉप MCQs लेके आऊँगा जो कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।